हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन एटीसी। एटीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। दोस्तों, आज एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक में लेके आया हूं इस इंडियन पॉलिटी सीरीज में, जो कि है इमरजेंसी आपातकाल के ऊपर। आप कहेंगे सर ये टॉपिक में क्या है? हमने पढ़ा हुआ है कि इंडियन ईयर्स में अगर हम देखें तो 1975 वो वर्ष था, 25 जून वो तारीख थी जब इमरजेंसी आपातकाल लगी थी और कारण बताया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये भी हमें पता है कि सर इंटरनल डिस्टर्बेंस कारण नहीं था। कारण ये था कि हाईकोर्ट की एक रूलिंग आई थी जिसको ओवर रूल करना चाहती थी तब के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, और इसीलिए उनके द्वारा क्या लगवाया गया था, आपातकाल। और सर हमें यह भी पता है कि इसके बाद में एक बड़ा संविधान संशोधन हुआ था जिसे हम 42वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं या लघु संविधान के नाम से जानते हैं। पर इसके आगे कुछ हुआ क्या? बट हाँ, आप ये भी कहेंगे सर 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था जब चीजें रिवर्स कर दी गई थी। लेकिन क्या आपातकाल सिर्फ इतना है? क्या इमरजेंसी में सिर्फ यही चीजें हुई थी? तो इसका जवाब है नहीं। और यही चीज मैं आज आपको दिखाने वाला हूं जो आपको और कंसेप्ट क्लियर करेगी आपके इंडियन पॉलिटी में कि इसके अलावा भी संशोधन हुए थे और वह संशोधन ने एक गहरा प्रभाव डाला था। तो आइए इस ज्ञानवर्धक लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स आपको बता देता हूं, बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। 1975 की इमरजेंसी कब लगी है? 25 जून 1975 को लगी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 50वीं वर्षगांठ इसकी बनाई गई थी कि 50 साल वो काला धब्बा हमारे देश पर, हमारे संविधान पर जो लगा था इमरजेंसी का, उसके बारे में जो है 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। क्यों हुआ था? तो ये हमें पता है, आंतरिक अशांति के लिए हुआ था। इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ये रीजन दिया गया था भारत सरकार के द्वारा उस समय। ठीक है। अब मेन जो बाद में समझ में आया कि ये क्यों हुआ था, क्योंकि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा। उन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग किया था, ऐसा पाया गया था, और इसीलिए हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो उसके कारण उन्होंने उसको ओवररूल करने के लिए ये इमरजेंसी जो है वो लगा दी थी। इमरजेंसी का परिणाम क्या निकला, आपातकाल के रिजल्ट क्या निकले? तो ये हमें सबको पता है कि भाई नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन हो गया है ना, सिविल लिबर्टीज जो है वो हमारी सस्पेंड कर दी गई, मीडिया पर जो है सेंसरशिप कर दिया गया था, मीडिया अपने हिसाब से कुछ छाप नहीं सकता था। जो हमारा चौथा स्तंभ है, फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। फिर इसके बाद में अपोजिशन के जो लीडर थे, जो विपक्ष के नेता थे, इन सभी को जेल में जो है वो डाला गया था। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल मिसयूज किया गया था, क्योंकि इसी टाइम पर 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अब देखिए, एक तरफ हम लिख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मिसयूज हुआ है, बट इसी 42वें संविधान संशोधन की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी लागू हैं, जिन पर अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले वाद विवाद भी हुआ था। उस मुद्दे पर भी आऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें हैं जो रखी गई, कौन सी चीजें हैं जो बदली गई। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम एक टेबल के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एरा था इमरजेंसी का, इस टाइम पर बेसिकली क्या हुआ था और उसके बाद क्या चेंजेस आए। तो देखिए, यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं कि जो इमरजेंसी एरा था 75 से 77 तक का, इस टाइम पर कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। तो जो आपको याद है 42वां संविधान संशोधन, वो पूरी लिस्ट में ही नहीं है। ठीक है। तो इसके पहले हुए थे 38वां, 39वां, 40वां और 41वां संविधान संशोधन। ये हमें पढ़ना है, ये हमें समझना है, तो इंडियन पॉलिटी के आपके कंसेप्ट और जबरदस्त हो जाएंगे और जोरदार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 38वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में। जो इसका फोकस एरिया था, किस चीज पर फोकस कर रहा था कि भाई इमरजेंसी की शक्ति जो है उसको डिक्लेयर करने के लिए था कि भाई आपातकाल कौन घोषित कर सकता है या घोषित कर दिया गया है तो इसके रिजल्ट में आप कुछ कर सकते हैं क्या, इसके अपोज में आप कुछ कर सकते हैं क्या, उससे संबंधित था। क्या था? तो राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा जो करी गई है वो अंतिम रहेगी, दैट विल बी फाइनल। इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, है ना, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। मतलब जो जुडिशरी को हम कहते हैं कि वो सेफगार्ड करती है, रखवाले का काम करती है, जुडिशरी के पंख ही काट दिए गए। जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती। अगर राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया तो दैट इज फुल एंड फाइनल। और उस टाइम पर आपातकाल का जिम्मेदारी जो थी वो किसके पास थी? राष्ट्रपति के पास। लेकिन कौन अनुशंसा करते थे? प्रधानमंत्री के द्वारा अनुशंसा की जाती थी, बट लिखित वाला प्रावधान नहीं था, जो आगे चलकर जोड़ा गया। आगे अपन बात करेंगे इसमें। तो ये कर दिया गया कि इमरजेंसी जो है वो फुल एंड फाइनल रहेगी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे कहा गया जुडिशरी को कैंसिल आउट इसमें कर दिया गया। फिर उसी साल 1975 में ही 39वां संविधान संशोधन होता है, जो प्रधानमंत्री के जो चुनाव है उससे रिलेटेड उनको इम्यूनिटी देता है। क्या इम्यूनिटी दे रहा है? तो जितने भी न्यायालय हैं वो इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं सुन सकते। अगर चुनाव से रिलेटेड कोई मुद्दा आया है ना, चुनाव से रिलेटेड अगर कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है, किन किन का? प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और जो अध्यक्ष है, इनका रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो इसकी शक्ति भी जुडिशरी से छीन ली गई थी कि आप इसमें कोई भी चीज नहीं कर सकते। ये क्यों किया गया था? अब आप कनेक्ट कर पाएंगे इमरजेंसी का वो काल
जब इमरजेंसी लगाई ही गई थी इस केसेस पे कि भाई इंटरनल डिस्टरबेंस है, बट हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि उस टाइम पर हाईकोर्ट की रूलिंग आई थी और हाईकोर्ट की रूलिंग ने कहा था कि इन्होंने सरकारी मशीनरी का उपयोग इलेक्शन में किया है, इसीलिए इनको डीबार किया जाता है, इसीलिए इन्हें कैंसल आउट किया जाता है इनका कैंडिडेचर, है ना। इसी के विरोध में कौन सा संविधान संशोधन आया था, 39 कि भाई अगर प्रधानमंत्री है, अब सीधी सी बात है वो प्रधानमंत्री थी, ये संविधान संशोधन के हिसाब से तो जुडिशरी के पंख फिर कट गए, जुडिशरी कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये था आपका 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 40वां संविधान संशोधन जो हुआ 1976 में। इसमें राष्ट्रीयकरण और भूमि को लेकर बात करी गई। अब ये क्या बात थी, इसमें क्या है, ये कई बार एग्जाम में शेड्यूल 9 से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भूमि सुधार और राष्ट्रीयकरण से संबंधित कानूनों को अनुसूची 9 से जोड़कर न्यायिक समीक्षा से दूर किया गया। अब अगर आप इसमें एक चीज देख रहे हो तो यहां पर जुडिशरी को बाहर कर दिया, यहां पर जुडिशरी को बाहर कर दिया, यहां पर जुडिशरी को बाहर कर दिया। मतलब सरकार सब कुछ पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है, जुडिशरी को बिल्कुल खत्म करने के कगार पर है कि जुडिशरी का कोई रोल नहीं होगा, जो हम कहेंगे सिर्फ जुडिशरी वो करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। फिर आते हैं अगले संविधान संशोधन पर जो कि है 41वां संविधान संशोधन। ये क्या कर रहा है, कार्यकारिणी को इम्यूनिटी दे रहा है, प्रतिरक्षा दे रहा है। अब कहेंगे एग्जीक्यूटिव, कार्यकारिणी, इम्यूनिटी, समझे नहीं? तो आपको याद होगा हमने बात करी थी कि तीन जो है पिलर्स होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव जिसको विधायिका कहते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यकारिणी कहते हैं, एक होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव जो रहते हैं वो विधि बनाते हैं, है ना, जो कानून बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं, और कार्यकारिणी होते हैं जो उनको इंप्लीमेंट कराते हैं, जैसे जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, वो सारे किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, एग्जीक्यूटिव के लिए इम्यूनिटी दी गई। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे आपके राष्ट्रपति आ गए, आपके राज्यपाल आ गए, आपके मिनिस्टर्स आ गए। ये अपने टर्म के दौरान, इनका जो 5 साल का कार्यकाल है, इसके दौरान ये कुछ भी करे, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। इनको छूट दी गई है अभियोजन से, ठीक है। किसी भी तरह का आप कोई ट्रायल इन पर नहीं चला सकते। मतलब अगर आप देखो तो अगर कोई व्यक्ति मंत्री पद पर आ गया है तो वो 5 साल कुछ भी करे, उस पर किसी तरह का ट्रायल नहीं चल सकता, ठीक है। पीएम है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, अगर इनके चुनाव से रिलेटेड भी कोई मुद्दा है तो भी जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता। तीसरा, इमरजेंसी अगर लगा दी गई राष्ट्रपति के द्वारा, जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा, अनुसूची 9 में अगर कोई भी चीज जोड़ी गई है, जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता। तो ये वो संविधान संशोधन थे 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, जिसने जुडिशरी को बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे एक चिड़िया को बंद कर दिया जाता है केज में, बस वैसा ही जुडिशरी के हाल जो है इन 4 संविधान संशोधन ने कर दिए थे, जो कि कब आए थे, आपातकाल के दौरान। फिर इसके बाद आपातकाल में ही एक और संविधान संशोधन आता है जो हमने पढ़ा हुआ है, जो कि क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 का, जिसे ही हम लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, तो ये बहुत बड़ा संविधान संशोधन था जिसमें मौलिक अधिकारों को जो है सीमित कर दिया गया था, उनको कर्ब कर दिया गया था, उन पर अंकुश लगा दिया गया था, केंद्र को बहुत ज्यादा मजबूती जो है वो दे दी गई थी। और इसमें 3 शब्द जो है वो जोड़े थे, दैट वाज सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। प्रस्तावना में 3 शब्द जो है वो जोड़े गए थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द जो है वो जोड़े गए। अब आज भी हम प्रस्तावना में ये चीज देखते हैं, मतलब 42वें संविधान संशोधन से ये शब्द तो नहीं हटे, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि इसको लेकर बातें उठना चालू हो गई है कि इस पर हमें डिस्कशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब ये 42वां संविधान संशोधन आया तो इसमें विपक्ष तो था ही नहीं, इसमें तो सरकार ने अपनी मनमानी करी है, तो ये संवैधानिक हुआ कैसे। तो इसको लेकर अभी आपने देखा होगा कुछ वाद विवाद जो है वो बने हैं, आगे इस पर भी चर्चा जो है वो हम करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा इसमें जो किया गया कि जुडिशरी की जो ताकत थी, जो न्यायपालिका की ताकत थी, इनको कम कर दिया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जिनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, उनको सुपीरियर कर दिया गया है, किससे, मौलिक अधिकारों से। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र में तो पूछा जाता है किस संवैधानिक संशोधन ने डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों से, फंडामेंटल राइट से ऊपर का दर्जा मिल गया था, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक दूसरे के पूरक का काम करते हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन ने क्या किया है, उस चीज को, डीपीएसपी को ऊपर कर दिया और फंडामेंटल राइट को नीचे कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई यहां तक तो हमने पढ़ लिया। फिर 43वां संविधान संशोधन, इमरजेंसी खत्म हुई, जनता पार्टी की सरकार आई। जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, जो जुडिशरी की ताकत छीन ली गई थी, है ना, जो न्यायालयों की शक्ति जो है वो छीन ली गई थी, वो वापस बहाल कर दी गई, मतलब वापस से उनकी पावर जो है वो रिस्टोर कर दी गई। 42वें संविधान संशोधन के कुछ भाग जो है वो काट दिए गए, जैसे कि जो फंडामेंटल राइट वाला आपने देखा था कि डीपीएसपी ज्यादा उच्च है फंडामेंटल राइट के मुकाबले, वो पार्ट को कैंसिल आउट किया गया।
जो न्यायिक समीक्षा करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की छीन ली गई थी, उस चीज को भी यहाँ पर क्या किया गया, पोस्ट इमरजेंसी में हटा दिया गया कि भाई अभी आप जो है वापस से न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ये कब हुआ है? 43वें संविधान संशोधन। याद रखना, 44वां मत लगाना। 44वें में क्या हुआ है, पूर्ण रूप से रिस्टोरेशन जो है वो किया गया है, और पूर्ण बहाली में क्या किया गया है कि जितनी भी चीजें हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 21 जो था राइट टू लाइफ हमारा, है ना, उसके लिए उसको पूरी तरीके से लागू जो है वो कर दिया गया है, और जो आपातकाल के लिए नियम बनाए गए वो और सख्त बनाए गए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिटर्न में अगर वो लिख कर देते हैं तभी राष्ट्रपति इमरजेंसी डाल सकते हैं, तभी इमरजेंसी लगा सकते हैं, जो कि इसके पहले प्रावधान नहीं था। फिर इसके अलावा जो किया गया वो ये किया गया कि ये सुनिश्चित किया गया कि अदालतों को, जुडिशरी को किसी भी कंडीशन में, चाहे इमरजेंसी हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में जो हमारा थर्ड पिलर है उसको आप हर्ट नहीं कर सकते, वो एज इट इज बना रहेगा। ये किसमें किया गया? ये किया गया 44वें संविधान संशोधन में, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आपको करना क्या है, आप भी एक चार्ट बनाइए, टेबुलर चार्ट बनाइए, जिसमें आप 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 इन सब में क्या क्या हुआ है वो आप लिख लीजिए आसान भाषा में, अपने शब्दों में, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए कि एक्चुअली हुआ क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये डीपीएसपी वाला मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपसे डीपीएसपी वाला जो है वो पूछा जा सकता है, फंडामेंटल राइट वाला पूछा जा सकता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपके लिए थोड़ा सा काम और आसान करने की कोशिश करी है। अगर आप देखो इमरजेंसी के टाइम क्या था और पोस्ट इमरजेंसी क्या हुआ है ना, वो सारी चीजें भी मैं एक साथ लेके आया हूं। जैसे अगर आप देखोगे कि इमरजेंसी के दौरान जो है वो क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट ने अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करती है तो उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, जुडिशरी के पंख काटे गए थे। यहाँ पर किया गया वो 38वें संविधान संशोधन में होगा। यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने रिस्टोर कर दिया कि भाई न्यायालय के पास में शक्ति रहेगी, जुडिशरी पावर जो है वो वापस से उनको मिल गई, जुडिशियल रिव्यू की ताकत जो है वो मिल गई। फिर इन्होंने क्या कहा था कि जो मौलिक अधिकार है आर्टिकल नंबर 14 से 19 तक के, वो आपके सस्पेंडेड रहेंगे इमरजेंसी के टाइम, आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकार सस्पेंडेड रहेंगे। यहां पर क्या किया गया है, यहां पर किया गया है कि रिस्टोर्ड एनफोर्समेंट, जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, वो रिस्टोर्ड रहेंगे, है ना, और आर्टिकल 20 और 21 ये तो हमेशा ही आपके बने रहेंगे, ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है। फिर अगला जो है वो है कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ 21 हमारा जो आर्टिकल है, इसमें था कि एक सस्पेंड किया जा सकता है। यहां पर किया गया कि इसको नहीं, किसी भी कंडीशन में, भले किसी भी तरह का आपातकाल लगा हो, आप आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, आप इसको कैंसल आउट नहीं कर सकते। फिर डीपीएसपी फंडामेंटल राइट का है, तो डीपीएसपी को यहां पर सुपीरियर बताया गया था जब इमरजेंसी थी। यहां पर किया गया सुप्रीमेसी जो है वो हटाई गई, दोनों को बराबर बना गया, दोनों को बराबर पूरक माना गया, दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री माना गया। फिर लोकसभा का टेन्योर, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कब किया गया था कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। तो ये कब किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। इसे हटाकर 44वें संविधान संशोधन में क्या किया, वापस से 5 वर्ष जो है वो कर दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो प्रियम्बल में, प्रस्तावना में अभी हमने बात करी थी कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये शब्द एज इट इज बने हुए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा जुडिशरी पावर आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, जिसको हम रिट कहते हैं, है ना, रिट जारी करने की शक्ति, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के टाइम पर, या कह लीजिए इमरजेंसी के टाइम पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि भाई आप केसेस नहीं सुन सकते। यहां पर आप देखेंगे फुल जुडिशियल पावर जो है वो इनको मिल गया, वापस से जो न्यायिक शक्ति थी जो संविधान ने दी हुई थी जुडिशरी को, वो वापस से मिलती है। फिर इलेक्शन ऑफ पीएम प्रेसिडेंट, जो हमने बात करी थी कि भाई इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते या न्यायालय इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, तो वो भी इन्होंने कर दिया कि भाई आप कोर्ट, मतलब यहां पर तो था कि आप जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें इस चीज को हटा दिया गया। अब यहां पर ध्यान रखना, एक केशवानंद भारती केस लिखा है, ये 1973 का है, लेकिन ये इंदिरा गांधी केस जो आप देखते हैं ये 1974-75 का ही है। ठीक है। तो ये हुआ था, इसके बाद में ये हुआ कि जब इमरजेंसी खत्म हुई तो इसको हटा दिया गया, आर्टिकल नंबर 329A को ही रिपील कर दिया गया, पूर्ण रूप से हटा दिया, क्योंकि एक तरीके से गलत हो रहा था। फिर अनुसूची 9, जिसमें बहुत सारे लॉ जो है वो ऐड करे गए ताकि इसका रिव्यू नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अनुसूची 9 में अगर कोई भी चीज है तो उसका आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आपने केस सुना होगा, कोलो केस। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया भी है कई बार आपको, 2007 का ये केस हुआ था। तो 2007 के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रूलिंग दी गई कि भाई जो भी अनुसूची 9 में चीजें आपने डाली है 1973 के बाद, उनका हम जुडिशियल रिव्यू जो है वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को, जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, उसको वायलेट करता है, तो हम इसमें जुडिशियल रिव्यू जो है वो कर सकते हैं। तो केस पूछ लिया जाता है, कौन सा केस है, तो कोलो केस है 2007 का।
ठीक है। आगे आने वाली क्लासेस में जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो मैं एक बार लेके आऊंगा, जिसमें केशवानंद भारती, कोलो केस, ऐसे कई केस रहेंगे, है ना। तब अपन उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा सेंट्रलाइजेशन जो किया गया था, शक्ति का एकीकरण जो है, केंद्रीकरण जो है कर दिया गया था कि केंद्र के पास सबसे ज्यादा शक्ति है, वो किसने किया था? वो इमरजेंसी के टाइम पर हुआ था। जब वापस से इमरजेंसी हटती है तो उसके बाद में वापस से संघवाद जो है वो रीबैलेंस किया जाता है, ताकि राज्य के अधिकार भी सुनिश्चित रह पाए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि इमरजेंसी के टाइम पर क्या हुआ, आफ्टर इमरजेंसी क्या हुआ। फिर इसके बाद में ये शब्द जो है, ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तब भी थे, आज भी है। क्या हटाए गए? तो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के ऊपर थे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसको हटाया गया। ठीक है, किसके थ्रू? वाया आर्टिकल 31C। फिर इसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटी जो है, जो इसमें दी गई थी 51A में, ये एज इट इज रही, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन एक्सटेंशन जो था, जो 5 वर्ष का 6 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल कर दिया गया था, उसे हटा दिया गया। फिर है ट्रिब्यूनल सिस्टम। ट्रिब्यूनल सिस्टम के तहत आर्टिकल नंबर 323A और 323B जोड़े गए। अब ये क्या होते हैं? 323A और 323B जो है ये क्या है? देखिए, यहां पर ट्रिब्यूनल बनाने की बात कही गई थी कि भाई जुडिशरी का लोड, थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम किया जाए। एक ट्रिब्यूनल जो है बनाए जाएंगे, जो कि क्वासी जुडिशरी बॉडी रहेंगे, है ना, अर्ध न्यायिक निकाय रहेंगे, और ये अर्ध न्यायिक निकाय जो है वो डिस्प्यूट को हैंडल करेंगे। अब आर्टिकल नंबर 323 में क्या आया? तो इसमें यूनियन की, स्टेट की, लोकल की, है ना, इसमें कोई भी अगर गवर्नमेंट पोस्ट निकल रही है तो उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट रहता है तो उसको ये ट्रिब्यूनल सुनेगा, ऐसी बात कर दी गई थी। और इसमें कोई भी जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती, कोई भी न्यायपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती, जो भी काम करेगा ट्रिब्यूनल करेगा। यह था आर्टिकल नंबर 323A। आर्टिकल नंबर 323B क्या था? तो ये कहता था कि टैक्सेशन से रिलेटेड, कर से रिलेटेड मामले, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड मामले, जमीन से रिलेटेड मामले, ऐसे 7-8 मामले हैं, इसमें भी क्या रहेगा? ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन देगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर लिखा है कि ये प्रावधान रह गया। जी हाँ, ट्रिब्यूनल सिस्टम रह गया, आज भी ट्रिब्यूनल सिस्टम का काम करता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हम इसको कहते हैं। लेकिन यहां पर ये जो आर्टिकल 323A 323B है जो अभी काम कर रहे हैं, इसके साथ में कुछ आर्टिकल और डाले गए हैं। और वो क्यों डाले गए हैं? क्योंकि इसमें ये ट्रिब्यूनल व्यवस्था जो है वो कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संविधान का या मूल ढांचे का उल्लंघन माना है, और इसी वजह से एक केस हुआ 1997 में, 1997 में, और इस 1997 में इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो 323A और 323B के तहत ट्रिब्यूनल को ताकत मिली है कि जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, हम इसको कैंसल आउट कर रहे हैं, है ना। और इसी के लिए आर्टिकल जो है वो इसमें डाले गए 323(2A) और 323(4B), ये आर्टिकल जो है वो इसमें डाले गए थे। इनका काम क्या है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनका काम जो है वो क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, क्योंकि आपको हेल्प करते हैं आपके दिमाग में क्लैरिटी बनाने के लिए कि किस तरीके से चीजें जो है वो कार्य करती हैं। बहुत जरूरी भी था, रीजन था उसका सिंपल था कि अगर जुडिशरी की पावर ही छीन ली तो फिर काम जो है वो कैसे चलेगा। रही बात केस की बात करूं तो ये केस था 1997 का, जिसका नाम था एल चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, 1997 का केस था, इधर लिख रहा हूं, जगह कम है मेरे पास में, एल चंद्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में दो आर्टिकल जोड़े गए हैं, 323(2B) और 323(4B), है ना। यहां पर कहीं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं 323(2B) और 323(4D). ठीक है, ये दो इसमें जो है वो जोड़े गए हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा ट्रिब्यूनल सिस्टम को। तो ट्रिब्यूनल सिस्टम तो अभी भी कार्य कर रहा है, लेकिन किंतु परंतु अब इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो इंटरफेयर कर सकते हैं, रिट जैसे करते थे उस टाइप से इंटरफेयर करा जा सकता है। अब इसके अलावा बात करें तो जुडिशियल रिव्यू पर जो रिस्ट्रिक्शन थी, जुडिशियल रिव्यू पर जो मतलब न्यायिक समीक्षा पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था, वो पूरा की पूरा हट गया, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इमरजेंसी केवल 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन नहीं था, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें थी। आई होप आपको अच्छे से चीजें जो है, कहानी जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब क्या इमरजेंसी के प्रावधान, क्या इमरजेंसी देश के लिए अगर धब्बा है तो इसे रखा क्यों जा रहा है, इसे हटाया क्यों नहीं जा रहा? तो इमरजेंसी के टाइम ही काम आनी चाहिए, मेन मुद्दा ये है। इसको लेकर
संविधान सभा में भी बहुत सारी चर्चा हुई थी, बहुत सारे स्टेटमेंट है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, है ना। तो इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये राष्ट्रीय अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, जैसे कि हमने 1975 में देखा। तो राष्ट्रीय अखंडता के लिए बहुत जरूरी है नेशनल इमरजेंसी, बट इसका दुरुपयोग ना हो वो हमें देखना पड़ेगा, और इसी के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किया गया, और जिसने मजबूत बनाया कि अब आपातकाल लगाना इतना आसान जो है वो नहीं रहा। तो आई होप आपको इमरजेंसी से रिलेटेड, आपातकाल से रिलेटेड बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी होंगी और आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किया कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में, धमाकेदार सेशन में, जो कि एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, जिसमें हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।